अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मुआफ़ा मलिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इल्मी सिटी के एक न्यू लाइव सेशन के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है डेली बेसिस पर लाइव सेशंस जो ना सिर्फ हमारी पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं, बल्कि लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हमें हेल्प आउट भी करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली यंगस्टर्स और हमारे स्टूडेंट्स के लिए। और टॉपिक कुछ इस नौयत का है जो है न्यूरो लिंग्विस्टिक कोचिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक कोचिंग क्या है, उसमें ब्रेथ स्टेट स्टोरी क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे डॉक्टर इब्राहिम सियावार से, जो के फाउंडर एंड सीईओ हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेस के। उसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, उसके साथ हैप्पीनेस ट्रेनर भी हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर इब्राहिम को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? Walaikum salam. I'm good, alhamdulillah. Thank you for inviting me to your program. जज़ाकल्लाह सर। सर सबसे पहले तो हमें बताएं, ये जो टॉपिक है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या कोचिंग, ये बेसिकली है क्या? अच्छा, इसको समझने के लिए मुझे थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। You see, जी 2011 से मैं I graduated in psychotherapy back in 2011. साइकोथेरेपी की प्रैक्टिस में 2011 से कर रहा हूँ। बट जो ट्रेडिशनल साइकोथेरेपी है उसके साथ थोड़ी सी मेरे कुछ डिसएग्रीमेंट्स थे। स्पेशली आई सॉ के जो सीबीटी है उसको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा रिगार्ड्स किया जाता है, एंड अनलेस सीबीटी उसके अलावा कुछ और नहीं। सो 2011 से लेके 2014 तक मैंने भी यही किया। कुछ 3-4 साल की प्रैक्टिस के बाद आई वाज एक्सपोज्ड टू समथिंग कॉल्ड हिप्नोथेरेपी। अब हिप्नोथेरेपी के रास्ते में जब मैं चला और उसके बारे में सीखना शुरू किया कि कितना जल्दी से, कितना क्विक एंड कितना अमेजिंग लाइक मैजिकल इफेक्ट्स होते हैं थेरेपी में। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ समवन इज has a phobia like of a height or phobia of heights of animals or anything else, like seconds के अंदर यूं चेंज होते हैं इंसान की ह्यूमन साइकी। Whereas अगर आप ट्रेडिशनल साइकोथेरेपी के थ्रू जाते हैं तो मंथ्स एंड इयर्स और ग्रेजुअल एक्सपोजर के बाद जाके इफेक्ट्स मिलती है। तो हिप्नोथेरेपी इंट्रोड्यूस्ड मी टू दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड, जो कि हमने साइकोलॉजी के बुक्स में पढ़ी तो थी, लेकिन ऐसे सरसरी सा उसको आगे किया था कि बस होती है एक सबकॉन्शियस माइंड, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है जी। तो हिप्नोथेरेपी इंट्रोड्यूस मी टू द सबकॉन्शियस माइंड, बट strength society could especially trance state match हैं। तो I wanted to find a way and see कि without trance वो साइकोथेरेपी की जो क्विक जो हिप्नोथेरेपी की जो क्विक रिजल्ट्स है वो कैसे अचीव हो सकते हैं। 2015 I was introduced to this discipline called NLP, Neuro-Linguistic Programming. So I got my certification as a practitioner, then master practitioner in hypnotherapy and NLP. And I've been practicing mainly NLP and hypnotherapy in my clinical practice. NLP का क्या था कि same disciplines of reprogramming subconscious mind जैसे कि hypnotherapy में होता है, but without a trance state. तो आपको वो ट्रांस में लेके जाने की जरूरत नहीं होती। That's what I found really magical, really amazing. This is my background, how I got into hypnotherapy and NLP from a psychologist. And so what is NLP? NLP basically है जो रिचर्ड बैंडलर जो co-founder, I believe he was the main founder of NLP का जो discipline था. He's an American guy, old guy now. He got an opportunity to spend time with the best psychotherapists of his time, like Virginia Satir, जो family therapist थी, like many other like Gestalt की जो Fritz Perl है उसके साथ he spent time with him, and जो hypnosis वाले हैं, he spent a lot of time with these best practitioners of psychotherapists. उसने उनको ऑब्जर्व किया एंड उसने सिर्फ देखा बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है, एंड इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई दिस टेक्निक वर्क्स,
कि अच्छा ये कौन सी लेवल पे जाके कौन सा लॉजिक, इज इट अ बिहेवियरिस्ट, इज इट अ कॉग्निटिव, इज इट कॉग्निटिव बिहेवियर, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि क्यों ये काम कर रहा है, उसने उसको डिवाइड किया स्टेप्स में कि हाउ इट वर्क्स. So step 1 you get attention, step 2 you reimagine, step 3 you reinforce, like इस तरह की disciplines करके. And he came up with this school of thought called NLP, Neuro Linguistic Programming, जिसका मेन फोकस है लैंग्वेज पैटर्न्स के ऊपर. सो एनएलपी का जो मेन फोकस है लैंग्वेज पैटर्न्स एंड उनकी हमारी बिलीफ्स और बिलीफ्स की हमारे न्यूरोलॉजी के ऊपर इफेक्ट है. So for example, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया. यहाँ मैं साथ ही अपने व्यूअर्स को वेलकम करती जाऊँ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है. वालेकुम अस्सलाम टू ऑल. हम यहाँ बात कर रहे हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक कोचिंग की, कि बेसिकली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या कोचिंग क्या है. तो हमारे साथ हैं डॉक्टर इब्राहिम सियावश जो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि न्यूरो लिंग्विस्टिक कोचिंग क्या है. जी सर, आप एग्जाम्पल बता रहे थे. अच्छा, जैसे मैं कल no day before yesterday or maybe it was Tuesday, I think Tuesday को मैं UCP यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की जो मैनेजमेंट स्कूल है उनकी फैकल्टी डेवलपमेंट में यही सेम कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा था. स्पेशली कोरोना की वजह से फैकल्टी इज कमिंग बैक टू द यूनिवर्सिटी और वो फैकल्टी एक लीडरशिप पोजीशन पे होती है. सो अगर वो खुद पैनिक है और खुद वॉरिड है, हाउ कैन दे डिसिप्लिन एंड हेल्प द स्टूडेंट्स अभी कुछ दिन बाद वापस आ रहे हैं. सो दे इंट्रोड्यूस्ड दिस डिसिप्लिन ऑफ द ब्रेथ वर्क जो कि आपके नर्वस सिस्टम को कंप्लीटली चेंज करता है. इफ वी गेट टाइम टुडे मैं आपको ब्रेथ वर्क के बारे में बता देता हूँ जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है. बट उसमें ना किसी एक ने कहा कि सर अच्छा हमें आप तो इतने अरसे के साइकोलॉजिस्ट हैं, आप इतने अरसे की थेरेपिस्ट है, आप हमें ना एंगर के बारे में कुछ पता है, हम एंगर कंट्रोल कैसे करें. मैंने कहा यार अच्छा मुझे पता है कि पहले आप डिसाइड करें आपको गुस्सा जो है आता है या आप गुस्सा करते हैं. Then I held for a pause ताकि उनकी थोड़ा सा सबकॉन्शियस को वो क्वेश्चन एनालाइज हो. अगर यहाँ आपने सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, यहाँ आपने कहा कि हम एंगर मैनेजमेंट और इस तरह की चीजों को भी टैकल करते हैं, तो क्या साइकोथेरेपी जो है उससे बेहतर है हिप्नोथेरेपी? किस तरह हम इसको रिलेट कर सकते हैं साइकोथेरेपी के साथ? देखिए मैं ट्रेनिंग्स करवाता हूँ, कोर्सेज कराता हूँ हिप्नोथेरेपी एंड एनएलपी कोचिंग के ऊपर. इनफैक्ट अभी एडमिशंस भी ओपन है, न्यू कोर्सेज जो है नवंबर से स्टार्ट होंगे. बट हर कोर्स के शुरू में मैं एक मैसेज जरूर कहता हूँ क्योंकि मेरा एक्सपोजर बहुत सारे डिफरेंट थेरेप्यूटिक मोडालिटीज के साथ है. एनएलपी किया, हिप्नोसिस किया, साइकोथेरेपी में सीबीटी किया, आरईबीटी किया आपने, फिर आपने ब्रेथ वर्क योगा किया, आपने ब्रीदिंग टेक्निक्स किए, आपने स्पिरिचुअलिटी, आपने रेकी किया. सो because I have been exposed and experienced all of these things, तो मैं अपने हर कोर्स के स्टार्ट में जरूर ये कहता हूँ कि although मेरी नजर में मेरा पर्सनल व्यू है कि NLP एंड हिप्नोसिस क्विक रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं, लेकिन ये अल्टीमेट थेरेपी नहीं है. सो ऐसा नहीं है कि 100% ऑफ द टाइम्स 100% ऑफ द पॉपुलेशन में ये 100% रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगी. ठीक है, हर थेरेप्यूटिक मोडालिटी की अपनी जगह है, अपना स्पेस है. एंड अपने क्लाइंट्स को भी मैं यही कहता हूँ कि अगर मेरा फीस बहुत ज्यादा है, लाइक आई चार्ज 5,000 पर सेशन, अगर मेरी फीस आपको ज्यादा लगती है, प्लीज आप गो अहेड, यू प्रैक्टिस, यू एक्सपीरियंस अदर थेरेपिस्ट्स और जो आपको क्लिक करते हैं आप उसके साथ कंटिन्यू करें. एंड आफ्टर ए ईयर, आफ्टर 2 years मैं यहीं पे हूँगा. You can come to me if you need my help too. So किसी को मैं डिस्क्रेडिट का भी नहीं करूंगा, चाहे वो एनर्जी हीलिंग क्यों ना हो, जिसको मैं समझता तो नहीं हूँ लेकिन I have seen it work, चाहे वो कपिंग टेक्निक्स और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन हो, everything works for some people. So कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है I cannot really say. सब अच्छे हैं, प्रैक्टिशनर अच्छा होना चाहिए और क्लाइंट की जो willingness to change है वो important है.
वो होना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ आपने बहुत अच्छी बात की कि हर थेरेपिस्ट की अपनी क्वालिटीज होती हैं, हम उन क्वालिटीज को साथ लेकर चलते हैं। यहाँ मैं बताती चलूँ, हम बात कर रहे हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक कोचिंग के बारे में। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन लास्ट में लूंगी। अब्दुल हफीज, मैं आपका क्वेश्चन एट द एंड ऑफ सेशन जरूर लूंगी और सर से हम इसके बारे में पूछेंगे भी। यहाँ सर मेरा क्वेश्चन ये है, ये आपने ब्रेथ वर्क की बात की है, कितना इफेक्ट होता है हमारे ऊपर ब्रेथ वर्क का, और ये किस किस्म का ब्रेथ वर्क होता है? एक नॉर्मल ब्रीथिंग होती है जो हम नाक से इनहेल करते हैं और मुंह से एक्सहेल करते हैं, क्या इसको ब्रेथ वर्क कहते हैं या इससे डिफरेंट है ब्रेथ वर्क? That's a good question. अभी जो मैं कोर्स करवा रहा हूँ, जी, ये दुनिया में वन ऑफ इट्स काइंड है, जो एनएलपी की जो प्रैक्टिशनर कोर्स स्टार्ट करें एनएलपी कोचिंग की। बिकॉज अगर हम ऑनेस्टली न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को देखें, उसमें ब्रेथ वर्क का होना बहुत जरूरी है। ब्रेथ वर्क डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक्स है जिनकी वजह से आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। इसीलिए जो कोर्स है उसका नाम है ब्रेथ स्टोरी स्टेट। तो ये तीनों दे प्ले ह्यूज पार्ट। ब्रेथ पे आपने पूछा, सो हम जानते हैं इट्स नॉट a myth, it's not confusing कि we don't use all of the lungs। हम अपने डेली रूटीन में अपना जो लंग्स है उसका कंप्लीट पार्ट को यूज नहीं करते हैं। We maybe use about 50-60% of the lungs। हाँ, अगर आप कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस रूटीन बेस्ड पे करते हैं, then you are using proper lungs और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई जाती है। तो हमारे लंग्स जो है ना, ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन्स है। तो अगर हम ऑक्सीजन लेकर ही नहीं जा रहे अपने बॉडी में, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हमारा बॉडी जो है मैक्सिमम यूटिलिटी पे काम करे? इट्स लाइक अभी तो नहीं होता, यहाँ लाहौर में एटलीस्ट नहीं होता, बट ऑक्सीजन इज लाइक द फ्यूल फॉर योर फिजियोलॉजी, नर्वस सिस्टम। तो अगर आप गंदे से फ्यूल देंगे, लाइक ईरानी पेट्रोल स्मगलिंग करके आप अपना फिजियोलॉजी में डालेंगे, जिस तरह के स्मोकर्स करते हैं, या वो शीशा, या आजकल जो बड़ा कूल है, व्हाट इज इट, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स जो करते हैं, आप गंदे ऑक्सीजन, गंदे पार्टिकल्स आप अपने लंग्स को देंगे, आपने पूरे वजूद में आपके जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन सेल्स में, मसल्स में सारे सप्लाई होगा। और अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई कम देंगे, ऐसे जैसे आप फ्यूम्स पे आप अपना गाड़ी को चला रहे। सो ब्रेथ वर्क की जो डिफरेंट टेक्निक्स है, वो डिफरेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं आपकी फिजियोलॉजी को, ताकि आपकी जो बॉडी है, आपकी जो फिजियोलॉजी है, आपके थॉट्स एंड इमोशंस है, वो एक मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और जिसको मैं कहता हूँ यूजफुल स्टेट में रहे। स्टेट क्या है? अच्छा, स्टेट आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यहाँ मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपने कहा ब्रेथ वर्क होता है। अब ब्रेथ वर्क आप मुझे ये बताएं, क्या एक जैसा ही हम ब्रेथ वर्क हर इशू में करवाते हैं या ये डिफरेंट होता है? नो, डिफरेंट होता है। हर डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक की इम्पैक्ट आपके फिजियोलॉजी में डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गेट ए क्लाइंट who is very anxious, stressed, maybe anger, जो कि upper, जो high energy states जिसे कहते हैं, you know? Yes. I mean, you have seen these clients, आप भी therapist है, and anybody who watches, we know these people that are high in energy, right? मैं खुद high in energy हूँ, naturally मैं high energy में हूँ। तो the first technique that I learned for myself was belly breathing। belly breathing एंजाइटी का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। उसमें हम क्या, should I tell a little bit more about this belly breathing technique? मैं थोड़ा सा बताऊं इसके बारे में? जी जी श्योर, आप हमारे साथ ऐसी बेसिक टेक्निक शेयर करें जो हमारे पार्टिसिपेंट या जो ऐसे व्यूअर्स हैं जो अपनी डेली रूटीन में स्ट्रेस या एंजाइटी के साथ डील भी कर सकते हैं। ओके, सो स्ट्रेस एंड एंजाइटी एक तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज है, ठीक है? बिल्कुल। जो ह्यूमन इमोशंस है, ह्यूमन स्टेट है, बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज है। तो हम न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कोर्स की जो सेकंड एस्पेक्ट्स है उसको भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें। स्टेट, ए स्टेट कंपोजेस ऑफ थ्री थिंग्स, आपकी फिजियोलॉजी, आपका फोकस एंड आपका
स्टोरी, आपका स्टोरी जो कि थर्ड पार्ट भी है, फिजियोलॉजी, फोकस, स्टोरी, ये 3 पार्ट्स होते हैं एक स्टेट की। मसलन फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई सी अ पर्सन दैट इज एंग्शियस, राइट, वो अपना एज ऑफ द सीट पे बैठेगा, शॉर्ट ब्रेथ लेगा या तेज तेज बात करेगा, यू नो, हाइपर स्टेट में रहेगा, जिसको कहते हैं हाई एनर्जी स्टेट, राइट। तो जब वो हाइपर स्टेट में रहता है, हमें उसकी फिजियोलॉजी से पता लगता है कंपैरेटिवली विद लेट्स से अ पर्सन दैट इज डिप्रेस्ड। जो डिप्रेस होगा वो शोल्डर्स नीचे होगा, डीप ब्रेथ्स होंगे, टेम्पो स्लो होगा, एनर्जी लो होगी, राइट। सो फिजियोलॉजी को हम सिर्फ देखते हुए वी कैन असेस कि ओके सो इमोशनली अंदर क्या चल रहा है, कौन सा इमोशनल स्टेट विजिबल है हमें। ना सिर्फ इस फिजियोलॉजी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, बल्कि इस फिजियोलॉजी को हम चेंज भी कर सकते हैं। मसलन जब आप एक एंग्शियस स्टेट में हैं, आपकी फिजियोलॉजी फास्ट है, आपको देन सेकंड क्या है, लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट वन जो कि फिजियोलॉजी है। सो लेट्स से आप फिजियोलॉजी पे बहुत एंग्शियस है, राइट, क्या होगा, आपके शोल्डर्स टाइट होंगे, आपके चेस्ट कैविटी टाइट होगा, यहाँ तक कि जॉज क्लेंच्ड होंगे, यू नो, आईब्रोज मिक्स ऑन। ऑल यू नीड टू डू इज चेंज दिस स्टेट, चेंज दिस फिजियोलॉजी। अगर आपने ब्रेथ वर्क यूज करना है तो और ज्यादा अच्छी बात है। तो हम एक जो थेरेपी में कराता हूँ हर क्लाइंट को, चाहे वो कॉर्पोरेट की मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, चाहे मैं यहाँ अपना क्लिनिक में जहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं अपना किसी कोचिंग क्लाइंट को देख रहा हूँ या साइकोथेरेपी, थेरेपी, काउंसलिंग के क्लाइंट्स को देख रहा हूँ, अगर वो एंग्शियस है, एंगर है, उसको मैं ब्रेथ वर्क जरूर सिखाऊंगा, ये वाली जो आपको बताने लगा। ओके। उसमें स्टेप नंबर 1 इज बेली ब्रेथ। बेली ब्रेथ में क्या करते हैं, हम अपना टमी के अंदर अपना ब्रेथ को फोर्सफुली एंटर करते हैं नोज के जरिए, ऐसे। ओके, वी हैव टू मेक श्योर कि वो बेली के अंदर जा रही है, चेस्ट के अंदर नहीं, राइट। तो उसका नॉट टू मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट ब्रीथ इनटू द बेली। आप अपना हाथों को अगर राइट हैंड बेली में, लेफ्ट हैंड अपना चेस्ट में रखें, एंड इफ यू लुक डाउन, आपका जो राइट हैंड है उसको राइज एंड फॉल होना चाहिए, आपका लेफ्ट हैंड राइज एंड फॉल नहीं होना चाहिए। ओके, सो यू ब्रीथ ओनली इनटू द बेली, इमेजिनिंग कि आपके बेली के अंदर एक बलून है और उस बलून को फुला रहे, इन्फ्लेट कर रहे। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू इमेजिन इट, आपके माइंड फोकस में हो जाएगा। देन जो सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेट है, आपका फोकस फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। ओ माय गॉड, अभी कोरोना हो सकता है, ओ माय गॉड अभी धमाका हो सकता है, ओ माय गॉड पाकिस्तान के लीगल सिस्टम खराब है, पुलिस ऐसा है, मोटरवे में ये ऐसे हो गया, फलान। फ्रॉम ऑल दोस इनसिक्योरिटीज आपके जो फोकस है, जो स्टेट का सेकेंड पार्ट है, वो चेंज हो प्रेजेंट मोमेंट सेफ एंड सिक्योर बैठे हुए हैं। अनलेस कि आपको कोई यू नो आप कोई हॉस्पिटल में डेथ बेड पे है, अगर आप अपने घर में बैठे हुए हैं, जो ऑल ऑफ अस आर सिटिंग, आप सेफ एंड सिक्योर बैठे हुए हैं। सो देयर इज नो नीड टू बी एंग्शियस। लेकिन फोकस फ्यूचर में होता है, जहां डिप्रेशन की फोकस पास्ट में होता है। ठीक, सो हम दैट्स वेरी ग्रेट सर। यस सर, यहाँ मैं अपने बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी वेलकम करती जाऊं, जो व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम करती हूं। यहाँ हम बात कर रहे हैं डॉक्टर इब्राहिम से न्यूरो लिंग्विस्टिक कोचिंग के बारे में, जिसमें वो हमें ब्रेथ वर्क के बारे में बता रहे हैं। कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो एंशियस है या वरीड है, किसी वजह से परेशान है, तो वो अपने आप को फोकस और रिलैक्स कैसे कर सकता है? जी सर। या सो सबसे पहले जो बिल्कुल यही मैं चेक कर रहा हूं। सो स्टेप नंबर 1 इज बेली ब्रेथ। आप अपना राइट हैंड बेली के ऊपर, पेट के ऊपर, लेफ्ट हैंड अपना चेस्ट पे रखते हैं, एंड जब आप नीचे देखेंगे तो आपका राइट हैंड ऊपर नीचे होगा, आपका लेफ्ट हैंड नहीं हिलेगा। जब आप इनहेल करेंगे, आपने साथ साथ इमेजिन करना है कि आपका पेट के अंदर एक बलून है और बलून को आप इन्फ्लेट कर रहे हैं। एंड वंस यू डू दैट, आपका फोकस भी फ्यूचर से प्रेजेंट टाइम पे आ जाएगा। ओके, सो लेट्स डू इट टुगेदर इन फैक्ट। ओके, बेली के अंदर ब्रेथ, वी गो इनहेल थ्रू नोज
and then we hold it for 3 seconds. अब hold करना लाजमी। Alright. जब आप inhale Okay. करेंगे, lungs के lower part, lower portion के अंदर आपका breath जाएगा, और जब आप hold करेंगे तो आपके जो esophagus के अंदर, esophagus के ऊपर आपका एक nerve है, नाम मैं भूल गया हूँ उस nerve का, मेरा memory especially when it comes to Latin names इतना अच्छी नहीं है, but Okay. उस nerve को हम activate करते हैं। That nerve gives a signal to the brain कि you are safe and you are calm down. Okay. दो part of nervous system होते हैं। Sympathetic nervous, autonomic nervous system के दो parts होते हैं। वो nervous system जो आपकी breathing physiology state को control करते हैं, उसको Alright. autonomic nervous system कहते हैं। वो nervous system का part जो कि खुद ब खुद action में आता है। Okay. It's like जब आप accident करने लगते हैं तो आपको automatic response होता है। तो जो Okay. autonomic nervous system के दो parts होते हैं, sympathetic nervous system जो कि आपको fight and flight के लिए ready करते हैं, let's go, let's do it, fight करो, लड़ो, शिकार करो, अपने आप को बचाओ या भागो। होता Okay. क्या है कि जब आप उस danger से निकलते हैं, parasympathetic nervous system को active होना चाहिए, लेकिन हमारा brain जो है imagination में danger को perceive कर रहा होता है, क्योंकि वो continuous होता है, फिर उसकी कोई ending नहीं होती। That's how हमारे जो sympathetic nervous system है हर वक्त active होता रहता है। अब parasympathetic nervous system को activate करता है ये जो आपका deep breaths है, ये जो आपका esophagus के ऊपर वाली nerve है। So जब आप deep breath लेंगे, hold करेंगे for 3 seconds, and then आप exhale जब करेंगे, आपने very slowly, with practice, आपने बहुत slowly release करना होता है। So inhale and release. Let's do it together. Inhale through your nose. Hold for 3 seconds. Okay. One last time. Inhale through your nose. Hold and exhale. अच्छा, इसमें हमने क्या किया? स्टेप नंबर 1 में हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया, बट फोकस जैसे ही हम ब्रीदिंग स्टॉप करेंगे, फोकस प्रोबेबली दोबारा उसी डेंजर में चला जाएगा, उसी स्टोरीज में चला जाएगा जो हम अपने आप से कहते हैं कि हाँ दुनिया की हालत खराब है, पहले के दौर बहुत अच्छे हुआ करते थे। स्पेशली जो पोइट्री हम सुनते हैं ना, पता नहीं अभी पोइट्री तो मुझे याद नहीं रहते, बट हर पोइट्री का थीम यही होता है कि कोई दुनिया में वफा नहीं करता और पहले के दौर बहुत अच्छे होते थे और आप जो है पता नहीं क्या क्या मसला है। ये सारे स्टोरीज है जो कि हम बार बार एक्सपोज्ड होते हैं, और क्योंकि वो लपेटे हुए हैं एक पोइट्री के शेप में, हम उसको अच्छा समझ के अपने सबकॉन्शियस में उसको सेव करते हैं। तो ओके सर, यहाँ मेरा एक क्वेश्चन और ऐड होता है कि आपने जिस तरह बताया ये हम ब्रेथ वर्क कर रहे हैं व्हेनेवर वी आर एंशियस और समथिंग लाइक दैट, तो क्या हमारी जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं वो इससे रुक सकती हैं या हम उन्हें रोक सकते हैं, या कोई इशू हो अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन है एक हमारे सामने, तो हम इसको कैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक या एनएलपी या हिप्नोथेरेपी के जरिए रोक सकते हैं? गुड कैच माफिया, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग मी। असल में मैं हूँ कॉर्पोरेट ट्रेनर, तो मैं 8 से 10 घंटे डेली बोलने के आदी हूँ, और इतने सालों की एक्सपीरियंस और इतने सालों की जो नॉलेज है, मेरा मोटर एक दफा स्टार्ट होता है ना और वो स्टॉप नहीं होता। तो थैंक यू फॉर मैनेजिंग। ओके, सो नेगेटिव थॉट्स, जिस माहौल में हम अपने आप को एक्सपोज करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस वो बिलीफ बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो माएँ आपने बच्चियों से कहती हैं बेटा खाना ना खाना मोटी हो जाएगी, राइट? अब हम उसको नेगेटिव सजेशन दे रहे हैं कि तुम मोटी हो, और अगर मोटी हो जाएगी फिर तुझे शादी कोई नहीं करेगा, राइट? और फिर ये कॉमन मिथ है, ये कॉमन मिथ है, राइट? Okay, so much to say on the fact, but I'm trying to manage my
थिंग्स। अगर ऑफ कोर्स मैं तो इस तरह की बोलता रहता हूँ अपना यूट्यूब चैनल में, अपना जो पर्सनल मेरा यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम है, मैं उस पर शेयरिंग करता रहता हूँ। तो anyone is welcome to follow me so that you get the best knowledge there too. So जहाँ तक नेगेटिविटी की बात है, आपने आसपास के लोगों को देखे हैं, किस तरह के वो लोग हैं। Like if you look at them, look at their family and you see कि आपकी फैमिली, आपका फ्रेंड्स कंप्लेन करने की आदत है उनको, यह हो नहीं सकता कि आप एक कामयाब और खुशहाल इंसान बने, क्योंकि जैसे आपके एनवायरनमेंट है आप वैसे ही हो जाएंगे एवेंचुअली। आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई स्टील नहीं है जिसको इमोशंस ना, आपका जो माइंड है बड़ा फ्लेक्सिबल, बड़ा सेंसिटिव चीज है। सो सबसे पहले तो आपने अपने माहौल को मैनेज करना है। डजंट मैटर वो कौन है, दोस्त है, फैमिली है, पेरेंट्स है। जो लोग आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मजाकियन, मैं खुद जब यंग हुआ करता था, मैट्रिक के दौर में हमें जुगत बहुत पसंद हुआ करता था। हर रोज किसी एक की बारी होती थी और उसकी लेते रहते थे। सो दैट वाज काइंड ऑफ आवर थिंग। बट देन आई स्टडीड साइकोलॉजी, आई रियलाइज्ड वेट अ सेकंड, जिसको हम मजाक के तौर पे कहते हैं ना, तू तो फलान है, तू फलान है, तू फलान है, मजाक हम कह रहे और हम सब हंस भी रहे, होता क्या है उसकी माइंड को वो चीज यकीन हो जाती है, एंड दैट बिलीफ बिकम्स पार्ट ऑफ द स्टोरी दैट ही और शी टेल्स देमसेल्व्स कंटिन्यूअसली। तो मैं ये जुगत को बुल्ली के सेंस में लेता हूँ। सो नंबर 1, आपने माहौल को अपना मैनेज करना है। लेट्स से नहीं कर सकते, let's say you are stuck in some jail somewhere जहां आपके आसपास सारे बुरे लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं। मेरा गुरु कहते हैं pain is inevitable in life। दुनिया में मसले होते हैं, अब suffering is optional। क्या मतलब? जब दुनिया में मसले होते हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है कि उन मसलों को उसके मलबे के नीचे दब ना जाए, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके उसी मसलों को अपने लिए स्टेपिंग स्टोन्स बनाए। जी। बहुत अरसा पहले मैंने एक इस्लामिक स्टोरी पढ़ी अबाउट ए डोंकी हु फॉल्स इनटू दिस वेल। एक कुएं के अंदर एक गधा गिर जाता है किसी गांव में, और वो चिल्लाना शुरू हो जाता है, चिल्लाना शुरू हो जाता है कि मुझे बचाओ अपने सर्वाइवल के लिए। क्योंकि लोग उसको निकालने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन किसी तरीके से उसको निकाल नहीं पाते हैं। देन एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी डिसाइड्स कि अच्छा ठीक है, अब हम इसको निकालने की कोशिश तो कर रहे हैं, नहीं निकाल सक रहे हैं, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, इसका शोर भी बहुत ज्यादा है, तो आउट ऑफ मर्सी लेट्स बरी हिम। इसको हम इसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं और इसको दबा देते हैं, कम से कम खामोश तो हो जाएगा ना, पूरा दिन हो गया वो शोर कर रहे हैं। सो वी आर लाइक द डोंकी इन द वेल। अगर आप पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, इस तरह के कंट्रीज में आप रहते हैं जहां पे कंप्लेन और लीगल सिस्टम और पुलिसिंग इतना वीक है, जो हर रोज न्यूज में कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई इंसिडेंट है, वी आर लाइक द डोंकी इन द वेल। So, यहाँ पर एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। यहाँ इन शॉर्ट, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो बहुत कम है, लेकिन हमारे पास बताने को बहुत कुछ है। लास्ट मेरा इन शॉर्ट एक क्वेश्चन आपसे है कि स्टूडेंट्स के लिए हाउ टू बी मोटिवेटेड टू वर्क और स्टडी। ओके, मैं वेरी शॉर्ट स्टोरी खत्म करूं, फिर उसको ये बताऊंगा, क्योंकि दोनों रिलेटेड है। अच्छा, तो डोंकी के ऊपर, इस गधे के ऊपर जब रेत डालना, मिट्टी डालना शुरू हो जाते हैं ना लोग, what the donkey decides, अब ये बहुत टर्निंग पॉइंट है। डोंकी डिसाइड करता है कि ये जो मेरे ऊपर सारे मिट्टी डाल रहे हैं ये लोग मुझे सप्रेस करने के लिए, मुझे मारने के लिए, मैं इनको अपना स्टेपिंग स्टोन्स बनाऊंगा। तो जैसे ही ऊपर से ये मिट्टी डालते हैं, डोंकी एक स्टेप ऊपर अपना टांग करके ऊपर लेके आता है, और जैसे और डालते हैं, गधा जो है एक स्टेप और ऊपर आ जाता है, और डालते जाता है, ये ऊपर आते 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 वेल से बाहर निकल जाता है, कुएं से बाहर निकल जाता है। सो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट उसकी विल पावर है। आई थॉट जिस तरह उसने उस चीज को ग्रैब किया है। आम लैंग्वेज में हो सकता है हम उसको विल पावर कहें, हम एनएलपी कोचिंग के लैंग्वेज में चॉइस की बात करते हैं। ओके, हमारी लाइफ चॉइसेस के ऊपर है।
यहाँ तक कि हम जो चॉइस नहीं लेते हैं, वी आर स्टिल चूजिंग नॉट टू डू एनीथिंग। हमारा लाइफ चॉइसेस के ऊपर है। जब हम डिसाइड करते हैं कि मैं अपने इन्वायरमेंट का गुलाम नहीं बनूंगा, I won't be a slave to my environment and my circumstances, but I am responsible for it and I will take charge of my life, then आपकी लाइफ आपकी मर्जी का बन जाता है। इस पे फिर ये मोटिवेशन स्टूडेंट्स के लिए भी है। जब स्टूडेंट्स पढ़ाई के बारे में सोचते हैं जी, वो वेरी शॉर्ट टर्म देख रहे होते हैं। वो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि मैंने कल कॉलेज जाना है, परसों जाना है और मैंने पेपर देना है। आप देखें, सफरिंग ज्यादा है और उसका रिवार्ड बहुत कम है, क्योंकि रिवार्ड क्या है? डिग्री है। डिग्री के साथ हमारा कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। सो शॉर्ट टर्म में मैंने पढ़ना है, मैंने याद करना है, मैंने पता है रट्टा लगाना है, मैंने समझना है। क्या फायदा भाई? क्यों करो? अपना क्यों, अपना वाई क्लियर करना बहुत लाजमी होता है। सो थिंक अबाउट इट। किसी भी स्टूडेंट से पूछे क्यों पढ़ रहे हो, कहते हैं डिग्री के लिए। अब डिग्री कोई इमोशनल चीज नहीं है, तो मैं क्यों इतने दिन रात खवार करूं अपने आप को उस डिग्री के लिए? हाँ, अगर मैं और ज्यादा आगे का सोचता हूं कि ना सिर्फ मैं डिग्री, पर मैं डिग्री के साथ क्या करूंगा। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई आस्क माय कोचिंग स्टूडेंट्स। क्यों पढ़ रहे हो? डिग्री के लिए। डिग्री के साथ क्या करोगे? डिग्री के साथ मैं जॉब करूंगा। जॉब से आपको क्या मिलेगा? जॉब में पैसे मिलेंगे। और पैसे से क्या करोगे? पैसे से मैं अपने माँ बाप को हज पे लेके जाऊंगा, एक घर लूंगा, शादी करूंगा, गाड़ी लूंगा, अपना जिंदगी को एंजॉय करूंगा। ओके, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जितना अच्छी पढ़ाई अभी करोगे उतना अच्छा आपका डिग्री होगा, तो उतना अच्छा आपके जॉब होगा और उतना अच्छा आपके पास पैसे होंगे, तो इतना ज्यादा आप एंजॉय कर पाएंगे। जब हम एंजॉयमेंट अटैच करते हैं एक्टिविटी के साथ, हमारी मोटिवेशन इंक्रीज होती है। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। और पेन को सफर करने के लिए आपका मोटिवेशन होना चाहिए। यस, स्ट्रेस हो गया, ये भी हो गया, राइट। दैट्स ग्रेट। शो का आपने ड्यूरेशन क्या है? लास्ट में वही समराइज करने लगी हूँ कि आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। व्हेन एवर वी गेट एंशियस, हमें क्या करना चाहिए जब हम स्ट्रेस में होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन, दैट्स ग्रेट। अब यहाँ टाइम जो हम समराइज कर रहे हैं, वहां मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगी, जो कि है अब्दुल हफीज साहब का, कि डज hypnotherapy help to get rid of smoking? Just wondering if it's something which makes sense. ओके, अब्दुल हाफिज साहब, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैंने इस पे पूरा GNN पे एक प्रोग्राम किया था और अपना YouTube में भी डाला था। बाद में फिर YouTube पे इन्होंने कंटेंट्स किया और मेरा वीडियो रिमूव कर दिया। एनीहाउ, सो हिप्नोथेरेपी डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है। समझे, हिप्नोथेरेपी NLP क्या है? वो आपकी लाश और सबकॉन्शियस माइंड की चेंज शिफ्ट करते हैं। आप जब आप सिगरेट के बारे में सोचते हैं तो आपको एंजॉयमेंट फील होती है, जैसे कि मैंने आपको, मोटिवेशन इज कि मैं सिगरेट क्यों छोड़ूंगा, मजा आता है मुझे। हाँ, लेकिन जब मैं आपसे पूछूं कि अच्छा अब्दुल हाफिज, आप अपने जहन में इमेजिन करो दुनिया के सबसे गंदा तरीन चीज जो आप सोच सकते हैं, कुत्ते की पोटी सोचो, आप जो है उल्टी सोचो, सबसे गंदी चीज सोचो। आप जैसे ही मैं आपको इमेजिन कराऊंगा आपकी माइंड में, इमेजिनेशन में आप कर रहे हैं, आपका स्टेट चेंज होगा। आप ऐसे करेंगे, फिर उसी टाइम मैं आपको कहूंगा आप ये सोचो कि आप सिगरेट पी रहे हो, आप ना मुंह में सिगरेट डाल रहे हो, और जब सिगरेट कश लगाते हो तो आपको ऐसे ऐसे टेस्ट आता है जैसे कि वो गधे की पोटी है, और यू नो जो भी गंदी गंदी चीजें जो मैं शायद इस शो में नहीं बता सकता। तो जब हम एसोसिएशन क्रिएट करते हैं, नेगेटिव एसोसिएशन, उस चीज के बारे में जिसको आप छोड़ना चाहते हो, तो आप आराम से उसको छोड़ सकते हो। ओके सर, यहाँ एक और क्वेश्चन है दीदार खान का, हाउ टू ब्रिंग द पीपल हु इज सीनियर इन एज फ्रॉम मी टू मोटिवेट टुवर्ड्स आवर थिंकिंग फिलोसफी? दीदार नाम का लड़का है। दीदार, आपकी जिम्मेदारी है ही नहीं पिछले जनरेशन को सुधारना। ये गौर से सुने, आपकी जिम्मेदारी नहीं है पिछले जनरेशन की फलाह करना
और उनकी माइंडसेट को चेंज करना। एक बहुत बड़ा जो मसला है हमारी जनरेशन का, वो ये है कि हम अपने माँ बाप की तरह बनना चाहते हैं, हम एग्जैक्टली वही करना चाहते हैं जो उन्होंने किया। यहाँ तक कि हमारे माँ बाप हमें फोर्स करते हैं कि आप एग्जैक्टली वही करोगे जो मैंने किया। मसला क्या है, अगर हर जनरेशन इक्वल टू प्रीवियस जनरेशन हो, फिर ओवरऑल दुनिया में तरक्की कैसे होगी? तो इट मेक्स सेंस कि हर जनरेशन पिछले जनरेशन है से 100 स्टेप्स आगे हो, एक रिवोल्यूशन लेकर आए। और अगर पिछले जनरेशन को समझ में नहीं आती, इट्स ओके, आप उनको समझाए बगैर भी उनकी रेस्पेक्ट कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि मामा पापा आपका बहुत मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन ये मैं करना चाहता हूँ, ये मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश है और ये मेरी जिंदगी है। एंड इट्स ओके टू अलाउ योरसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं एक मैसेज दे रहा हूँ दीदार जैसे बहुत सारे और स्टूडेंट्स को, अपने आप को परमिशन दे ऐसी जिंदगी गुजारने की जो किसी की समझ में ना आती हो। लोग हमें बॉक्सेस में रख के समझना चाहते हैं, और आप जब अपने आप को उन डब्बों से बॉक्सेस से निकालेंगे तभी आप खुशहाल और मैक्सिमम जिंदगी को जी सकते हैं। एक ही जिंदगी है दोस्त, ख्वाब लेके कब्र में नहीं जाना। ओके, लास्ट इन शॉर्ट एक और क्वेश्चन है जो हमारे किसी स्टूडेंट ने पूछा है, हाउ टू ओवरकम ओसीडी। अच्छा, रूमिनेशंस, ओसीडी के अंदर रूमिनेशंस होती है, डिप्रेशन के अंदर भी रूमिनेशंस होती हैं। रूमिनेशंस और व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द पास्ट। एक गुरु ने कहा कि हम सब एडिक्टेड है। इनफैक्ट दुनिया के सबसे बड़ा सफरिंग होता ही एडिक्शन से। लेकिन एडिक्शन क्या है? हम सबको अपने थॉट्स के साथ एडिक्शन है। जब आप पास्ट मेमोरी के बारे में सोचते हो और उसके साथ एडिक्टेड रहते हो, तब आप डिप्रेस्ड होते हो। और जब आप फ्यूचर के आने वाले वक्त के एडिक्शन में रहते हो, तब आप एंशियस होते हो। तो जब आपने एडिक्शन रहना ही है, तो व्हाई नॉट आप आज के बारे में सोचो। एक टेक्निक है एनएलपी ऑफर करती है अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए, और वो है इनफैक्ट इससे लेकर गया है, आरईबीटी से लिया है, सीबीटी से लिया है, दैट्स स्टॉप, पर थोड़ा सा एनएलपी ने उसको एडवांस किया है। सो थॉट्स ऐसे आती हैं, एक सोच आती है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, सारी लंबी सी स्ट्रीम चलती है। जब आपके अवेयरनेस में आए कि वेट अ सेकंड, ये तो मैं सोच रहा हूँ और मैं सोचो में गुम हो रहा हूँ, एकदम से आपने ऐसे अपने सर में मारना है, स्टॉप स्टॉप, ऐसे जैसे आपने उस ना समझ दिमाग को कह रहे हो कि रुक जा, आप तुम घोड़े की तरफ भाग रहे हो, रुक जा, स्टॉप। देन क्लोज योर आईज और उस सोच को आपने सामने लाओ और फौरन एक वाइट बोर्ड के बारे में सोचो, वाइट ब्लैंक स्पेस के बारे में सोचो। फिर मैं रिपीट करता हूँ, मेरे जहन में सोच है कि ओ माय गॉड, कल तो मैंने ये भी करना है, वो भी करना है। स्टॉप, आईज क्लोज्ड, कल का प्लान को वाइट करना है, रिमूव करना अपने जहन से, प्रैक्टिस करना है उस वाइट को रिमूव करने में। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या है, वो ब्लैंक स्पेस बनेगा जब आपकी सोच की रिमुनेशन स्टार्ट होंगे। That's great. मैं उम्मीद करती हूँ सबके क्वेश्चंस के आंसर उन्हें अच्छे तरीके से मिले होंगे। जिस तरह डॉक्टर इब्राहिम ने एंजाइटी, स्ट्रेस, ओसीडी, डिप्रेशन, सब चीजों को ओवरकम कैसे किया जा सकता है थ्रू एनएलपी, वो सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। हमारे शो का वक्त खत्म होता है। मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ डॉक्टर इब्राहिम का, जिन्होंने अपने टाइम में से हमारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होंगी। थैंक यू सो मच सर। Thank you very much. Don't forget to follow my YouTube, Instagram, Facebook. Courses start हुए हैं and course के जो first dates है वो नवंबर से start होनी है courses. Admissions ले, seats बहुत limited है। All right. Thank you so much sir. तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।